हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे BPSE 144 के यूनिट 1। आज जो है BPSE 144 का फर्स्ट क्लास रहेगी। चैप्टर नंबर फर्स्ट हम लोग आज इस सेशन के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो आज फर्स्ट क्लास है, हमारे साथ जुड़े रहिए। और भी क्लासेस बहुत ही जल्द अपलोड होगी। ठीक है, जैसे कि आज इकाई नंबर 1 यानी चैप्टर नंबर 1 को हम लोग देखेंगे। इसका नाम है एक भूभाग के रूप में दक्षिण एशिया, यानी कि दक्षिण एशिया का परिचय के बारे में पूछा जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट रहेगा आपके सब्जेक्ट का। ठीक है, तो इसमें से हम लोग देखेंगे इसका सेशन में। और जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो है ना और नोटिफिकेशन को जरूर दबा दीजिएगा। और जैसे कि नेक्स्ट यूनिट का क्लास अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाए। ठीक है, जैसे कि आज देखिए यूनिट 1 में क्या कह रहा है। यूनिट 1 का देखिए टॉपिक्स को देखिए। सबसे पहले दक्षिण एशिया का भूगोल, दक्षिण एशिया का इतिहास, दक्षिण एशिया में राजनीति, और उसके बाद है आपका वैश्विक भू राजनीति में दक्षिण एशिया, उसके दक्षिण एशिया में आर्थिक विकास और सहयोग। ये सभी पॉइंट टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें जो है ना आपके इसमें से इम्पोर्टेंट देखिए इस तरह से रहेगा आपके। जिस तरह से आपको पूछ देंगे दक्षिण एशिया में जो है ना, दक्षिण एशिया का परिचय दीजिए, दक्षिण एशिया का परिचय दीजिए, तो आप उस तरह से आप देखेंगे उसका भौगोलिक दशा भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद इतिहास क्या था, उसकी राजनीतिक स्थिति क्या था, उसके भू राजनीति में दक्षिण एशिया का उसका जो ना वैश्विक स्तर पर किस तरह से था, तो इस तरह से आपको मेंशन करना होगा। ठीक है ना। इसका अगर आपको इस तरह से पूछा जाए कि दक्षिण एशिया का भौगोलिक दशा के बारे में बताए या इतिहास बताए, राजनीति के बारे में बताए, तो इसके बारे में भी देख सकते हैं। आपको चांसेस है एग्जाम में पूछने की चांसेस है इस यूनिट से। ओके ना। तो हम लोग इस यूनिट में जो है ना सबसे पहले आज के सेशन में हम लोग इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा टॉपिक्स भी है और लंबा जाएगा। और आज फर्स्ट भी क्लास है, तो हम लोग कोशिश करेंगे जो है ना थोड़ा सा शॉर्ट में ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने की। आज हम लोग इस सेशन के माध्यम से 1.2, 1.3, 1.4 को कवर करेंगे, यानी कि 3 टॉपिक्स को आज कवर करेंगे। उसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है ना ये 1.5 और 1.6 दोनों को कवर करेंगे। ओके, तो इस तरह से आपका थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो में भी आपका अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी, तैयारी हो जाएगी, और कमांड भी अच्छी तरीके से होगी। ठीक है, तो बस चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1.2 में क्या है उसको देखिए। सबसे पहले इसमें कहा जा रहा है 1.2 में दक्षिण एशिया का भूगोल। ये जो है ना दक्षिण एशिया का भौगोलिक दशा के बारे में पूछ सकता है आपका। इसके बारे में देखिए, यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। आप मेरी बातों को सिर्फ सुनिए और देखिए, बस हो जाएगा आपका कम। ठीक है ना, इजी है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, आप समझ सकते हैं। देखिए दक्षिण एशिया दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। इसकी लगभग 1.6 अरब की आबादी दुनिया की कुल आबादी का लगभग 5वां हिस्सा है। इसको माइंड में रखना होगा कि दक्षिण एशिया जो है हमारे जो एशिया है, एशिया महाद्वीप जो है, एशिया देश है, एशिया महादेश, वो पूरी दुनिया में जो है ना उसका जनसंख्या जो है पूरा विश्व का सिर्फ दक्षिण एशिया का 5वां स्थान है, और टोटल 1.6 अरब की आबादी की है। और ये जो है ना सबसे आबादी वाला क्षेत्रों में से एक है दक्षिण एशिया। ठीक है, ये आबादी पूरे उपमहाद्वीप में अपनी जातीय, भाषाई और धार्मिक विशेषताओं के संदर्भ में क्षेत्रीय रूप से फैली हुई है। ये जो है दक्षिण एशिया में जो है यहाँ की जाति यानी अलग अलग प्रकार की जाति हैं, अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं, अलग अलग प्रकार की धार्मिक विशेषताएं हैं। इसकी जो है ना एक क्षेत्रीय रूप से फैली हुई है दक्षिण एशिया में। ओके ना। इस क्षेत्र का भौगोलिक विस्तार भी काफ़ी फैला हुआ है, और हिमालय बेल्ट उत्तरी बेल्ट से बिल्कुल अलग है। ये जो है भौगोलिक दशा जो है ना आपका दक्षिण एशिया का, इसका भौगोलिक विस्तार जो है ना, इसका भौगोलिक विस्तार मतलब समझ सकते हैं ना, जैसे कि इसका जैसे एरिया कितना है। जैसे आप मान के चलिए ये भारत का एरिया है, ये नेपाल का एरिया है, ये जापान का एरिया है, मतलब इस तरह से ये श्रीलंका का एरिया है। मतलब इस तरह से होता है ना दक्षिण एशिया के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, उस तरह के एरिया जो वही भौगोलिक दशा है। वो जो भौगोलिक स्थान मतलब वो कौन कौन से देश के आसपास हैं, कौन कौन से नदी के किनारे हैं, कौन कौन से डेल्टा है, कौन कौन से हिमालय बेल्ट हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं उन दोनों देशों के बीच, इसी के बारे में कहा जा रहा है दक्षिण एशिया के बारे में, उसको भौगोलिक दशा क्या है। ओके, तो यही कहा जा रहा है। देखिए जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं दक्षिण प्रायद्वीप में दक्कन के पठार एक अलग विशेषता है। ये दक्षिण प्रायद्वीप जो है दक्षिण एशिया का एक प्रायद्वीप में दक्कन के पठार जो है ना वो एक अलग ही विशेषता है। ये दक्षिण एशिया के अंतर्गत आती है। ओके, जिसके बीच में इंडो गंगा और रेगिस्तान मैदान है। ये दक्कन के पठार में जो है ना इसका एक मुख्य विशेषता इसमें ये है, इसके बीच में जो है ना इंडो गंगा, इंडोनेशिया और गंगा जो दो और रेगिस्तानी मैदान भी हैं, मतलब नदी भी है, रेगिस्तान भी है, भूमि भी है, समुद्र भी है। ठीक है, उसके बाद इसकी ये 3 विशेषताएं दक्षिण एशिया राज्यों के बीच राजनीतिक सीमाओं को काटती है, ये 3 विशेषताएं। ओके, जिससे वे एक भूवैज्ञानिक टेम्पलेट का हिस्सा बन जाता है।
जिससे जो है वो भूवैज्ञानिकों के रूप में एक टेम्पलेट के रूप का हिस्सा बन जाता है, उसका एक पार्ट बन जाता है। इसके अलावा द्वीपीय राज्यों, यानी द्वीपीय राज्यों किसको किसको कहा जाता है, श्रीलंका और मालदीव को जो ना हम लोग द्वीपीय राज्यों के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद भू आबद्ध राज्य जिसमें नेपाल और भूटान आएगा, उसकी भौगोलिक विशेषताओं का अपना अनूठा रूप है। ये जो है द्वीपीय राज्य हो गया, भू आबद्ध राज्य होगा, एक अलग प्रकार का इसका अनूठा रूप है, इसका एक भौगोलिक विशेषता ही एक अलग तरीके से इसकी पहचान है। ओके, जो बाहरी दुनिया को प्रभावित करती है, जो बाहरी विदेशों को, बाहरी दुनिया को ये उजागर करती है। इसके आवृत राज्यों के बारे में, जैसे कि द्वितीय राज्यों के बारे में, इसकी भौगोलिक विशेषता जो ना ये अलग ही उसका पहचान है, अलग ही दुनिया है, उसकी अलग तरीके से उसका परिचय है, उसका पहचान है। उसके बाद सामान्य भूगोल और निकटवर्ती सीमा अक्सर राजनीतिक समस्याएं पैदा करती है। ये सामान्य भूगोल जो है, जनरल ज्योग्राफी जो है आपका, निकटवर्ती हो गया, निकटवर्ती सीमा अक्सर जो है वो पॉलिटिकल्स में जो ना समस्या पैदा करती है। मतलब होता है ना कि विदेशी जो है ना, बगल का पड़ोसी देश जो है, पड़ोसी देशों के बीच अक्सर मतलब पॉलिटिक्स होते रहता है, ठीक है ना। तो दक्षिण एशिया में यह सीमा अंतर्राज्यीय संबंधों को भी प्रभावित करती है। ये दक्षिण एशिया में जो है ना, ये सीमा के अंतर जो है, कितने कितने अंतर हैं, कौन कौन से राज्य हैं, उसके बारे में भी प्रभावित करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से बताया है, भारत और पाकिस्तान, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा नदी आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो है सिंधु नदी था, वो अभी भी है। उसके बाद और भारत बांग्लादेश के बीच गंगा नदी, उसके भी जो है सीमा पार नदी जल बंटवारे ने एक बिंदु पर घर्षण पैदा किया, जिसे बाद में सिंधु जल संधि 1960 और गंगा जल बंटवारा संधि 1996 में समझौता किया। ये जो है ना, ये सभी जैसे आप समझ सकते हैं ना कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी है, तो ये दोनों के बीच जो है ना बंटवारा का एक मुख्य विशेष ये भी है कि सिंधु नदी है। उसके बाद बांग्लादेश के बीच में जो है ना गंगा नदी है, तो इसके चलते जो है ना घर्षण दोनों के बीच पैदा हो जाती है, जिससे कि जो दो समझौता होता है। एक सिंधु जल संधि जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच होता है 1960 ईस्वी में, और उसके बाद 1996 ईस्वी में बांग्लादेश के साथ और भारत के साथ होती है, जो गंगा नदी के साथ होती है, ठीक है ना। तो इस पर समझौता किया जाता है दोनों देशों के बीच, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, समझ रहे हैं। उसके बाद कहा जा रहा है, भारत और अन्य देशों के बीच आम व खुली सीमाएं अक्सर अवैध प्रवास और तस्करी का एक प्रमुख कारण रही है। भारत जो है, भारत और उसके अलावा बाकी देश जो है के बीच जो है ना आम एक प्रकार का सीमाएं जो होती है, खुली सीमाएं जो होती है, वह अक्सर अवैध प्रवास के तौर तस्करी का एक प्रमुख कारण रही है। इसके अलावा जो राज्य भर में आतंकवाद व उग्रवाद प्रदान कर रहे हैं, जैसे कि श्रीलंका, भारत और श्रृंखला विवाद, पाक जलडमरू मध्य विवाद और बंगाल की खाड़ी, भारत बांग्लादेश समुद्री विवाद सीमांकन की सबसे बड़ी समस्या रही है। ये जो भारत और श्रीलंका के बाद विवाद होती रहती है, मतलब हुआ था, उसके बाद पाक जलडमरू मध्य के विवाद हुआ था, बंगाल की खाड़ी में हुआ था, भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था समुद्री विवाद। ये सीमांकन की सबसे बड़ी समस्या ये विवाद वाला, ठीक है। आतंकवाद हो गया, उग्रवाद हो गया, ये बड़ी समस्याएं हैं। उसके बाद दक्षिण एशिया में आकार की विषमता एक और विशेषता है जिससे राज्यों को जूझना पड़ता है। दक्षिण एशिया का आकार जो है, इसकी आकृति जैसे एक विषमता के रूप में है, जो है ना हम सबों के लिए एक प्रकार का राज्यों को जूझना पड़ता है, हम सभी राज्यों को जूझना पड़ता है, इससे इसकी अलग ही आकार जो है। और क्योंकि भारत लगभग 3/4 भूभाग, 70% आबादी और संसाधनों के समान प्रतिशत पर कब्जा करता है। ये जो हमारा देश प्यारा भारत जो है, वो 3/4 जो है उसका चौथाई भाग भूभाग है। उसके बाद 70% जो है ना, 70% जो है वो आबादी रहता है, जनसंख्या वाला रहता है। उसके बाद बाकी जो है संसाधन के समान होते हैं, जैसे कि आपके पेड़ पौधे वगैरह, ये सब चीज़ें संसाधन हो गए, वो सभी चीज़ें पर कब्जा करता है। अंतर्निहित विविधता और असमानता के बावजूद इस क्षेत्र में भूगोल की समानताएं सभी देशों को समान रूप से प्रभावित करती है। ओके, और इसलिए इस राष्ट्रों को जलवायु परिवर्तन, चक्रवात, बाढ़ और भूकंप जैसी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सहयोगी रणनीति तैयार करने की आवश्यकता पड़ती है। ये सभी चीज़ें हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, ये सब जो है, ये जो चुनौती होती है, ये सभी चीज़ें आती है। जैसे हर एक देश के लगभग पड़ोसी में जो ना एक कोई ना कोई समुद्र है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच है सिंधु नदी, उसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच है आपका ये गंगा नदी। इस तरह से जो है ना, जैसे चक्रवात आ गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आया, तो ये सब हम लोग को इस सभी चीज़ों से चुनौती का सामना करना पड़ता है, एक चैलेंज के रूप में पड़ जाता है। तो इसके लिए जो ना हम लोग को रोकथाम के लिए इन सभी चीज़ों को तैयार करने के लिए हम लोग को आवश्यकता करनी पड़ती है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग दक्षिण एशिया के भौगोलिक दशा के बारे में देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे दक्षिण एशिया का इतिहास क्या था, ठीक है।
आधुनिक दक्षिण एशिया ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान निर्मित राजनीतिक और प्रशासनिक संरचनाओं का परिणाम है। ये जो है ना आधुनिक दक्षिण जो है, मॉडर्न दक्षिण एशिया जो है, वो ब्रिटिश औपनिवेशिक, जब ब्रिटिश शासन हुआ करता था उसके शासन के दौरान जो है निर्मित राजनीति और प्रशासनिक संरचना का परिणाम है। यहाँ के जो ना पॉलिटिक्स और वहाँ का जो ना प्रशासन, जो अधिकारी थे, उसकी संरचनाओं का एक परिणाम है। हालांकि इसे प्राचीन और मध्यकालीन प्रभाव से पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता है। हालांकि जो है इसको जो ना एनिशियंट हो गया, मीडिएवल हो गया, इसके प्रभावों से हम लोग अलग तरीके से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे इसकी विशिष्ट पहचान, संस्कृति और धर्म पर प्रभाव पड़ा है। क्योंकि इससे जो है ना इसकी पहचान जो होती है, दक्षिण एशिया का पहचान जो परिचय जो है इसकी कल्चर से है, उसके बाद इसका धर्म पर जो प्रभाव पड़ा है उससे है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के कारण दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक इस क्षेत्र में ने आर्यवैदिक काल के प्रभाव, बौद्ध धर्म के उद्भव, इस्लामी शासन के प्रभाव भी देखा गया है। ये दक्षिण एशिया में जो है बहुत प्रकार के धर्म हैं, संस्कृति हैं, कल्चर हैं, नेचर हैं, यहाँ की अलग अलग प्रकार की सभ्यताएं हैं, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, आर्यवैदिक है। ये सभी जो है ना हमारे दक्षिण एशिया का इतिहास के रूप में जो है ना इसका प्रभाव देखने को मिली है। ओके, उसके बाद इसमें कहा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कांस्य युग की एक सभ्यता मानी जाती है। ये देखिए सभ्यताओं में से सबसे पुरानी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। आप सभी समझ सकते हैं, जानते ही होंगे इसके बारे में। इसका शासनकाल जो था आपका, इसके जो है ना काल जो है इग्नू की बुक के माध्यम से 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बसी हुई थी। देखिए इसका ईसा पूर्व जो है ना, इसका जो इस ईयर जो है बहुत सारे बुक्स में अलग अलग हैं। तो आपके इग्नू के बुक्स में, अगर इग्नू के एग्जाम में है तो आपको ये मेंशन करना होगा, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंग टू उसका जो है जिस तरह से पूछा जा रहा है उस तरह से आपको देखना होगा। तो ये 2600 से 1900 ईसा पूर्व, मतलब ये फिक्स नहीं है, ठीक है ना। कहीं 2350 से 1750, तो कहीं 2500 से 1800, इस तरह से दिया गया है, ठीक है। तो ये सिंधु नदी के घाटियों के आसपास केंद्रित थी, जिसने दो आधुनिक पाकिस्तान का गठन किया है। ये जो है पाकिस्तान जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक पार्ट है। उसी के सिंधु जो है ना, जहाँ सिंधु सभ्यता है उसी की जगह वो पाकिस्तान के रूप में हम लोग का गठन किया गया आधुनिक समय में। यह सभ्यता अपने शहरी नियोजन, जल निकासी व्यवस्था, ईंट के घरों, धातु विज्ञान और हस्तशिल्प के लिए जानी जाती थी। ये सिंधु सभ्यता जो थी वहाँ के आप सभी देखे होंगे, जो मोहनजोदड़ो मूवी जो थी आई थी उसमें आप सभी देखे होंगे किस तरह से वहाँ की व्यवस्थाएं थी उस समय। 2600 ईसा पूर्व के समय में भी जो है ना जल निकासी के लिए नहर हुआ करती थी, ईंट के घर बने हुए थे। जो आधुनिक समय में जिस तरह से हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं उस समय भी इस तरह से चीज़ें वहाँ की देखने को मिला है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। आप सभी जानते ही होंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख स्थल जो है आपका हड़प्पा हो जाएगा और मोहनजोदड़ो हो जाएगा। हाल के कुछ वैज्ञानिक जो है अध्ययनों के निष्कर्ष निकाला है कि आज दक्षिण एशिया में रहने वाले लोगों के लिए सबसे पुराना आनुवंशिक योगदानकर्ता इस आबादी के लोग हैं, जिसका सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध था। इसमें जो कुछ रिसेंटली जो है ना कुछ थिंकर, कुछ वैज्ञानिकों ने जो है ना कुछ साइंटिस्ट ने ये अध्ययन किया है, इसके बारे में ये जानकारियाँ प्राप्त की है कि सबसे पहली जो योगदानकर्ता जो है ना था, योगदान जो है कि दानकर्ता, दानदाता करता होती है, इसकी सबसे ज़्यादा आबादी सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ करती थी, ठीक है। उसके बाद आगे कहा रहा है वैदिक काल के बारे में बताया जा रहा है। देखिए ये इतिहास में बताया जा रहा है दक्षिण एशिया का इतिहास क्या था, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया गया। उसके बाद वैदिक काल जो था उसका शासनकाल जो है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के दौरान उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिम भाग में इंडो गंगा मैदान तक फैले कांस्य युग के साथ मेल खाता है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल सभ्यता जो है ये सभी कांस्य युग के साथ मेल खाता है। इसके बारे में समझ सकते हैं, जानते ही होंगे। और वेदों की रचना इसी काल में हुई थी। वैदिक काल के समय में ही वेदों की रचना हुई थी। वेद जो 4 थे उसके बारे में जो है ना ये वैदिक काल के समय में ही इसका रचना हुई थी। ओके, हिंदू शास्त्र ग्रंथ जो समाज, राजनीति और समय के लिए प्रचलित था। हिंदू शास्त्र के जो ना ग्रंथ जो थी वो उसका राजनीति जो थी इसी के समय में प्रचलित था। बाद में वैदिक काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसी सरमनी आंदोलन का उदय हुआ। इसके बाद जो है ना वैदिक काल में जैसे बौद्ध धर्म थे ना, गौतम बुद्ध का, जैन धर्म थे ना, महावीर स्वामी जो थे, वो ये सभी चीज़ों के बीच ना सरमनी आंदोलन हो गया दोनों, ठीक है। तो उसका जिसने त्याग पत्र और ज्ञान को बढ़ावा दिया था, ये दोनों धर्म जो था ज्ञान को त्याग को, तप को, जो तपस्या करता है, उसके बाद ज्ञान को, ये सभी चीज़ों को जो ना बढ़ावा दिया था, ठीक है। उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में
अपने प्रारंभिक विस्तार से बाद में बौद्ध धर्म सीलोन और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन में फैल गया। ये जो है ना बाद में जो है ना उत्तर पश्चिम भाग में अपने जैसे विस्तार से ये सभी चीज़ें जो है ना आपका बौद्ध धर्म, पूरा बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, पूरा दक्षिण एशिया में जो है पूरा एशिया में ये फैलने लगा। जैसे शिलोंग में भी आ गया, दक्षिण पूर्व एशिया में आ गया, चीन तक में ये बौद्ध धर्म जो है ना फैल चुकी थी। ओके, उसके बाद कहा जा रहा है उपमहाद्वीप में इस्लाम का आगमन शुरू में अरबों, तुर्कों और मुगलों की आक्रमणकारी सेनाओं के माध्यम से और बाद में मुगल शासकों के राजनीतिक सुदृढ़ ने उपमहाद्वीप पर एक राजनीतिक धार्मिक व्यवस्था को आरोपित किया। ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं। उसका जिसने दक्षिण एशिया को अपनी समकालीन बहुसांस्कृतिक पहचान बना ली, जिससे दक्षिण एशिया की जातीयता और भाषा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ये सब चीज़ें जो है जिसके दक्षिण एशिया में जो है उसका जाति की हो गया, भाषा हो गया, इसके प्रतिकूल जो है ना हम लोग को प्रभाव पड़ने लगा, जो हमेशा इसके अनुकूल नहीं थे, जो इसके जो हम लोग ये बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थे। लेकिन ये केवल युद्धों और संघर्षों का ही परिणाम था। तभी आप समझ सकते हैं ना, बहुत सारे युद्ध भी हुआ, बहुत सारे आंदोलन हुए, ये सभी जो है ना इसका परिणाम है इसके इतिहास के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद 200 से अधिक वर्षों तक चलने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने एक और आधुनिक दक्षिण एशिया की प्रशासनिक और कानूनी पहचान का आधार बनाया। ये जो है जैसे अपना देश आज़ाद होने से पहले 200 वर्षों तक लगभग जो है ना इसका गुलाम रहा था। औपनिवेशिक शासन काल में जो है ना ब्रिटिश शासन काल के दौरान ही एक आधुनिक दक्षिण एशिया का प्रशासनिक जो है ना अधिकारी के रूप में कानूनी तौर पर इसका पहचान बनाया था। ठीक है, इसने एक औपनिवेशिक दरार पैदा कर दी जो आज भी इस क्षेत्र की परेशानी रही है। भारत पाकिस्तान संघर्ष, बांग्लादेश मुक्ति, श्रीलंका में सिंघल तमिल संघर्ष, उत्तर पूर्व में विद्रोह सहित उत्तर औपनिवेशिक काल में दक्षिण एशियाई राजनीति में प्रमुख फ्लैश फ्लाइट आदि सभी किसी न तरह से एक परिणाम है। ये सभी चीज़ें जैसे भारत पाकिस्तान संघर्ष, बांग्लादेश की बात मुक्ति, श्रीलंका के साथ, ये सब जो है ना इसका एक परिणाम है। ठीक है, औपनिवेशिक काल में जो है ना और इसकी विरासत के लिए की गई राजनीति जिसे दक्षिण एशिया के में औपनिवेशिक राज्य प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं कर सके। अगले भाग में इसका विस्तार वर्णन किया जाएगा। इसके जो है ना अगले भाग में हम लोग इसके बारे में इतिहास के बारे में जानेंगे। ठीक है।